Good morning, students. Today we'll start our physics topic vectors. यस बच्चों, आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो है काइनेमेटिक्स का हमारा फोर्थ टॉपिक है। काइनेमेटिक्स टॉपिक फोर्थ, लेक्चर वन, राइट। काइनेमेटिक्स टॉपिक फोर एंड लेक्चर नंबर वन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स में। सबसे पहले तो वेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। हम कुछ बेसिक चीजें हैं उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले तो राइट डाउन। यस बच्चों, लिखो। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? जिनको हम मेजर कर सकें। राइट डाउन। क्वांटिटीज दैट कैन बी measured is called फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास लेंथ है। किसी टेबल की लेंथ को मेजर करना है, रूम की लेंथ को मेजर करना है। मास, ठीक, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ये सारी जिनको हम मेजर कर सकें दैट आर कॉल्ड बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं। ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों। सबसे पहली टाइप तो होती है जिन एक स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती है वेक्टर। बच्चों स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी शॉपकीपर से 5 kg शुगर बाय करने जाते हैं, तो वहां पर 5 kg हम शुगर कहते हैं। 5 kg शुगर इज अ मैग्नीट्यूड। 5 किलो चीनी हमने मेजर करवानी है, ठीक। तो वहां पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि वो शॉपकीपर किस डायरेक्शन में फेस करके 5 kg शुगर आपको डाले। तो वहां पर डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड इज मैटर। क्लियर। इसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगे? स्केलर्स की एग्जांपल लिख सकते हैं। पहले तो स्केलर की एग्जांपल क्या होंगी हमारे पास? लेंथ हो गया, वॉल्यूम होगी, ठीक, टाइम हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी होगी, स्पीड होगी। इनको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसकी एग्जांपल कौन सी है? वेक्टर्स की। वेक्टर्स की कौन सी एग्जांपल होंगी हमारे पास? वेक्टर की एग्जांपल होगी जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने मेजर करना है तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चों मूव करना पड़ता है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में करा है। वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत होती है। हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ता था, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, है ना। फोर्स होगी। इसके बाद एक्सेलेरेशन होगी। तो देयर आर सो मेनी वेक्टर क्वांटिटीज। मोमेंटम होगी। क्लियर। ओके। तो बच्चों अब नोट डालकर हम ये लिखते हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन ही कंपलसरी होती है। ये तो हमारा सिंपल लेवल पर अगर हम सोचे कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज सफिशिएंट फॉर द वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर हम थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं एडवांस लेवल पर, तो जो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ये दोनों मिलकर वेक्टर क्वांटिटीज जरूरी नहीं है ये वेक्टर क्वांटिटीज बने। हो सकता है ये स्केलर क्वांटिटीज ही रहे। कैसे कहता, जो अगर हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो डायरेक्शन हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ता है। तो जब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो वेक्टर्स के लॉ होते हैं। अगर तो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग चलेंगे तो वहां पर हम सिंपल अलजेब्रिक लॉ ऐड करने के लिए नहीं लगाएंगे। ठीक, वहां हमें वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा तीनों चीजें हैं तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता है। तो इस चीज को यहां तक तो ये ठीक था, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस सोचूं कि वेक्टर क्वांटिटीज वही क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को वो ओबे करती है। क्लियर? यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि एग्जांपल है करंट। करंट जो है इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। तुम्हें पता है अगर सर्किट में 3 एम्पियर करंट आ जाए, 4 एम्पियर करंट आ जाए तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर, है ना? यही पता तुम्हें? तो अब ये जो लॉ ऑफ वेक्टर नहीं है, तो सिंपल अलजेब्रिक लॉ है, 3 + 4 कितना हो गया? 7। बट वेक्टर्स के लॉ ऐड करने के अलग होते हैं, वेक्टर के लॉ सब्ट्रैक्ट करने के अलग होते हैं, वेक्टर के लॉ मल्टीप्लाई करने के अलग होते हैं। क्लियर? अगर कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करता तो वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होंगी, ये आपने याद रखनी है। only magnitude and direction is not sufficient for the vector quantity। अगर हम थोड़े से अच्छे लेवल पर सोचते हैं, अगर नॉर्मल लेवल पर सोचे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सफिशिएंट फॉर द वेक्टर क्वांटिटी, बट अगर थोड़ा सा आप एडवांस सोचो तो वेक्टर क्वांटिटीज वही क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे करती हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है करंट की, बट लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करती, तो इनको हम जा तो स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे, जा एक नया नाम दे देंगे टेंसर। इनको जा तो हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे करंट को, जा हम क्या बोलेंगे? टेंसर। इसी तरह एरिया, एरिया वेक्टर होता है, इसको भी हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं या फिर टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। या फिर प्रेशर, प्रेशर को भी हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे या फिर टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। इनको नया नाम टेंसर दे दो, क्योंकि स्केलर में तो अकेला मैग्नीट्यूड ही होता है। आप इसको अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आप उनको टेंसर भी कह सकते हो, या फिर आप उसको स्केलर कहना चाहते हो तो स्केलर भी कह सकते हो। क्लियर? तो मैं वेक्टर की एक डेफिनेशन लिख लूं यहाँ पर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टोटली तो ये सफिशिएंट नहीं है, वेक्टर के लिए वेक्टर्स के लॉ को भी क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए। तो मैं एक डेफिनेशन लिख लेता हूं वेक्टर की, कि वेक्टर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। यस, तो लिखते हैं सबसे पहले तो वेक्टर की डेफिनेशन। वेक्टर क्वांटिटी, a vector quantity that has both magnitude, magnitude as well as
direction and obey vector law of algebra. वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा भी बोल सकते हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी बोल सकते हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और अलजेब्रा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। एग्जांपल, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क। ये सारी क्वांटिटीज अभी आपने नहीं पढ़ी हुई, वन बाय वन हम सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले तो एक एरो ड्रॉ करना है। ये मैंने एरो ड्रॉ कर दिया। इस एरो में एक मैंने ऐसे ये हेड बना देना, इसको बोलते हैं हेड, और इस पॉइंट को बोलते हैं टेल। जे एरो जिस डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी जो एरो का हेड होता है बच्चों, ये वाला एरो का हेड जो है, एरो का हेड जो है, ये एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। और एरो की जो लेंथ है, एरो की लेंथ यहां से यहां तक, ये हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर। एरो की जो हेड है किस तरफ है वो डायरेक्शन बताता है, एरो की जो लेंथ है वो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। अगर कोई क्वांटिटी, लेट अस सपोज मेरे पास ए कोई क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अगर मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं इसको वेक्टर लिखना चाहता हूं, ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं इसको वेक्टर लिखना चाहता हूं, वेक्टर के लिए हमारे पास दो चीजें होंगी। या तो आप ए के ऊपर ऐसे एरो डाल दो, या तो आप ए के ऊपर ऐसे एरो डाल दो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को तो ए से रिप्रेजेंट किया, तो वेक्टर क्वांटिटी को किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो या तो ए के ऊपर वेक्टर डाल दो, या फिर ए को बोल्ड कर दो, ऐसे डार्क कर दो ए को, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दो तरह की है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर या तो एरो डाल दो, या फिर उस क्वांटिटी को क्या कर दो, आप बोल्ड कर दो। यस बच्चों, यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है आपको? हम्म। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरे पास s इज अ डिस्टेंस है, s इज अ डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए या तो उसके ऊपर वेक्टर डाल दूंगा, या फिर मैं दूसरा सिंबल कौन सा यूज करूंगा, इसको मैं डार्क कर दूंगा इसे। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो काफी हायर लेवल की बुक्स होती है उसमें ये चीज यूज करते हैं, डार्क एस, बोल्ड एस, ठीक। यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? अगर मेरे पास स्पीड v है, v को मैं स्पीड से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v के ऊपर वेक्टर वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? डार्क v ड्रॉ करके उसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, सॉरी, डार्क v, अकेला डार्क v, ठीक। यस। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की।
यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं पहले। देखो, तुम्हें पता है बच्चों, एक चीज और याद रखना, जो ये स्पीड है अकेला मैग्नीट्यूड है स्पीड का, ठीक है। यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास दो चीजें होंगी, एक डायरेक्शन होगी, इस वेलोसिटी के पास दो चीजें होंगी बच्चों, एक होगी डायरेक्शन, एक होगा मैग्नीट्यूड। एक डायरेक्शन होगा, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगर मैं कह दूं कि वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझता हूं, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है। ये 30 मीटर पर सेकंड बच्चों क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड। वेक्टर डाल देता हूँ, वेलोसिटी है ना, और ये क्या है आपकी डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी, वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज इट्स डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, डायरेक्शन कितनी है, ईस्ट दी हुई है हमें, तो ये कंप्लीट वेक्टर बनता है। अब अगर मैंने अकेला मैग्नीट्यूड लिखना है वेलोसिटी का, तो मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो अकेला या तो v लिख लो 30 मीटर पर सेकंड, या फिर मैग्नीट्यूड को लिखने का एक और तरीका भी है, आप इसको v लिखकर वेक्टर डालकर ऊपर ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो। इन दोनों को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली। ये दोनों मैग्नीट्यूड ही हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, अकेला v लिख लो, या फिर v के ऊपर वेक्टर डाल के दो वर्टिकल लाइंस डाल दो, इसका मतलब मैं अकेला मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक। वेक्टर तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दो चीजें होगी। अगर मैंने अकेला मैग्नीट्यूड लिखना है वेलोसिटी का, तो मैं सिंपल 30 लिख लूंगा, या फिर उसके ऊपर वेक्टर के ऊपर दो लाइनें डाल दूंगा, इसका मतलब मैंने अकेला क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों, यस, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है। मान लो मेरे पास एक फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन लग रही है इन ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो ये क्या है हमारे पास, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें तो हमेशा होंगी होंगी बच्चों, क्या कुछ होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगी। तो अब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, अगर मैं इस फोर्स को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, 10 न्यूटन को मैं 10 न्यूटन से ही डिवाइड कर दूं, क्लियर, इन ईस्ट एज इट इज, तो 10 न्यूटन से 10 न्यूटन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फोर्स कितनी रहेगी, फोर्स रहेगी 1 इन ईस्ट रहेगी। देखो, अब ये एक स्पेशल वेक्टर बन गया फोर्स का, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन ईस्ट है। यानी आपको डायरेक्शन पता है, आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता। अगर किसी डायरेक्शन में ईस्ट में मान लो 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आपको डायरेक्शन तो पता है, इसी डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फोर्स आ जाएगा, क्लियर। यानी जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, उसके पास मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, एंड उसके पास गिवन डायरेक्शन होती है। यूनिट वेक्टर विच हैव ओनली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज 1। और इसकी क्या कोई यूनिट होती है, यहाँ पर कोई यूनिट है नहीं,
यूनिट वेक्टर इज अ यूनिटलेस। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, एक ये यूनिट वेक्टर एक स्पेशल यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसके पास अकेली डायरेक्शन होती है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, अगर आपको किसी का यूनिट वेक्टर पता है तो आप उसे किसी भी अमाउंट का वेक्टर बना सकते हो। जैसे एक पेन का प्राइस 5 रुपीज होता है, 10 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, अगर मैंने 20 का निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30 का निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 का निकालना है तो मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस बच्चों, यहां तक देखो आपको कोई डाउट है? ठीक। अब इस यूनिट वेक्टर को हम स्पेशल सिंबल भी देते हैं। सिंबल कौन सा देते हैं? जब यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी डायरेक्शन होती है तो हम इसको एक स्पेशल सिंबल के साथ लिखते हैं। तो ये हमारा सिंबल जो है बच्चों, वेक्टर नहीं डालेंगे, वेक्टर की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे कैप के साथ। ठीक है, ये स्पेशल इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। कोई डाउट है आपको यहां तक? हम्म। तो यूनिट वेक्टर तो मैं यहां लिख सकता हूं हेंस यूनिट वेक्टर कैरी हैव ओनली डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड मैग्नीट्यूड तो यूनिट होता है और इसकी यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। ठीक, यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? यूनिट वेक्टर जो होता है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना होता है? यूनिट यानी यूनिटी यानी 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक, और डायरेक्शन अकेली होती है, और इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस, कोई इसकी यूनिट नहीं होती। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है यूनिट वेक्टर की। ठीक, यस बच्चों, यहां तक देख लो, आपको ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके बाद मैं यूनिट वेक्टर को लिख लेता हूं आगे। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट वेक्टर कैसे बना? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ठीक, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, कार्ड यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप, अगर ए मैंने एक यूनिट वेक्टर मानना है तो ए जो वेक्टर होगा अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं मैग्नीट्यूड को अकेला ए भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया। अगर मैंने यूनिट वेक्टर से वेक्टर निकालना है तो वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिट वेक्टर को जितने क्वांटिटी का वेक्टर निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका। ठीक बच्चों, यहां तक देख लो, आपको क्लियर है इतना? यूनिट वेक्टर के बारे में ये चीज तुम्हें समझ आ गई। अब मेरे पास आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे जैसे बच्चों देखो, तुम्हें पता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है। क्लियर? एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग हमारा ए कैप होता है। आपने ये चीज याद रखनी है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज ए कैप। आई कैप किसके अलोंग होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग। जे कैप किसके अलोंग होता है? वाई एक्सिस के अलोंग। और के कैप यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग? जेड एक्सिस के। और भी याद रखना है, एक्स एक्सिस का उलट नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस आई, नेगेटिव वाई में माइनस जे, और नेगेटिव
जेड में माइनस के, ये चीज भी आपने याद रखनी है। ये हमारे सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक, अगर मैं बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन करता हूं कि एक फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर यानी 10 न्यूटन है, यानी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 10 न्यूटन है तो फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा? तो अब हमें ये आंसर करना है। तो देखो बच्चों, फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, ये तो मैग्नीट्यूड है, इनटू डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होती है? आई के। तो मेरे पास ये फोर्स वेक्टर। ठीक बच्चों, अगर मैं कह दूं मेरे पास क्वेश्चन है फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मेरे पास फोर्स कितनी बन जाएगी? एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 10 आई कैप। माइनस आई कैप आएगा ना, माइनस को मैंने आगे लगा दिया। इसी तरह अगर मुझे क्या कहता है, फोर्स जो है वो 20 न्यूटन अलोंग अलोंग z एक्सिस है। z एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर था? आई कैप। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, सॉरी z के अलोंग क्या था? k कैप, 20 न्यूटन। यहां तक देखो बच्चों, आपको कोई डाउट तो नहीं है यूनिट वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद नहीं, हम आगे चल रहे हैं। यस बच्चों, चलिए आगे। इसके बाद हम अगली टर्म देखते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये देखो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है। ओ क्लियर। पार्टिकल यहाँ बैठा है, तो इसकी जो लोकेशन होगी ये होगी। यहाँ पर मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये जो यहाँ पर है, इसकी एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो मैं इसको पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर के ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, तो फिर ये जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे डायरेक्शन भी लिखनी है। डायरेक्शन एक्स की कौन सी होती है? आई कैप। वाई मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन भी लिखनी है जे। जेड मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, डायरेक्शन लिखनी है। ठीक, इसको मैं ओ से ए भी बोल सकता हूँ। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, अगर मैं इसी में बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, अगर मैं बात करूं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा क्या होगा वो देखो। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास z एक्सिस है। ए बी, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक, ये पार्टिकल इनिशियल था, ये फाइनल यहाँ पर पहुंच गया। तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये होगी आपकी पोजीशन फाइनल कितनी है। ठीक, तो ये एक्स था, वाई था, जेड था, ये इनिशियल। ये इसको मैं लिख लूँ x1 y1 z1। इसको मैं लिख लेता हूँ x2 y2 z2। ठीक बच्चों, ये मेरी फाइनल पोजीशन है और ये मेरी जो है इनिशियल पोजीशन है। दिस इज माय इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इनिशियल पोजीशन की बात करूं तो वो थी हमारी आर आई इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। फाइनल पोजीशन कितनी थी मेरी? एक्स
x1 y1 z1 x2 I कैप y2 j कैप z2 k कैप। ठीक बच्चों, अब मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है यहां से यहां तक। दिस इज कॉल्ड माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मेरा ए से बी तक, यहां तक से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगी ना पार्टिकल में, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मैं इसको ए बी के ऊपर वेक्टर भी डाल सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है हमेशा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्लियर। फाइनल पोजीशन लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। यस बच्चों, फाइनल पोजीशन कितनी थी हमारे पास, x2 I कैप y2 j कैप z2 k कैप। इनिशियल पोजीशन कितनी थी हमारे पास, x1 I कैप y1 j कैप z1 k कैप। ठीक, इसको मैं लिख लेता हूँ x2 माइनस x1 I कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k। तो ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है। अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन करो ट्राई। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है, ये R इनिशियल पोजीशन है, ये R फाइनल पोजीशन है। ठीक, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ 2 3 4, इस पॉइंट को नाम देता हूँ 5 6 7। ये मैंने नाम दे दिया। अगर मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सीधा लिख दूं, आई कैप 6 माइनस 3। ये आई के अंदर आई, एक्स के अंदर एक्स वाले, वाई के अंदर वाई वाले, जे के अंदर जे वाले, के अंदर के वाले। ठीक है ना, एक्स एक्स में से एक्स, वाई में से वाई, जे जेड में से जेड, हमने वो किया है। तो 6 माइनस 3 जे कैप, 7 माइनस 4 के कैप। तो ये कितना हो गया, 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के। यहाँ तक देखो बच्चों क्लियर है आपको। ठीक, इसके बाद मैं आगे आपको नेक्स्ट वो करते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसके बाद हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का किसी का मैग्नीट्यूड अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लाइक मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, मैग्नीट्यूड अकेला मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर का होल रूट कर देना। ठीक, ये इसको बोलते हैं अकेला मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अगर ये मेरा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप होता तो ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर का होल रूट। एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं। मेरे पास ए वेक्टर है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई का 2 जे का 3 के का 4 का स्क्वायर का होल रूट। तो ये कितना बन गया, 4 9 16, ये बन गया 29। ये मेरा मैग्नीट्यूड है। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। उसको हम बोलते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। मेरे पास एक वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप
3j कैप 4k कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर। इसका आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर दो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए का कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर तो हमें गिवन है, मुझे क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल रूट। तो ये ए कितना आ गया? 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये ए आ गया 29। तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर मेरे पास आ जाएगा 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप बाय 29। हम ऐसे ही यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस बच्चों, यहां तक देखो, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक। यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। कल हम सेकंड लेक्चर करेंगे, इसके अंदर वेक्टर का बेसिक ही चलेगा 2 दिन, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस स्टार्ट होगा। ठीक बच्चों, ओके बाय।